हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर के सॉलिड स्टेट में एनेलिंग तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो अब एनेलिंग क्या प्रोसेस है एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एनेलिंग के लिए देखो ध्यान से, एक्चुअली क्या है कि जितने भी तुम्हारे, ठीक है ना, एमार्फस सॉलिड हैं, बात समझ में, मतलब एनेलिंग क्या प्रोसेस होता है। तो जो भी तुम्हारे एमार्फस सॉलिड होते हैं, जो भी है तुम्हारे पास, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास एमार्फस सॉलिड हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको आप? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अच्छे से याद रखे रहना, जो भी हमारे पास सॉलिड है किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। चाहे तो आप इसको हीटअप कर दीजिए और चाहे तो आपको कूल कर दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो मतलब रैपिडली जल्दी जल्दी हीटिंग कर दो कन्वर्ट हो जाएगा, या मान लो जल्दी जल्दी ठंडा कर दो तब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिसको आप हीटअप मतलब बहुत देर तक करेंगे, ठीक है ना, मतलब हीटअप करते रहिए, उसके बाद ये आपका एमार्फस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो एमार्फस वाला, ये जो आपका एमार्फस में सॉलिड का कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, अगर आप इसको मतलब गर्म करके नहीं करा रहे हैं या बहुत ठंडा करके नहीं करा रहे हैं, जैसा जिसका एमार्फस से क्रिस्टलाइन करने का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसके बेसिस पे, तो एमार्फस ना बहुत अपना, अगर मान लो आप स्पॉन्टेनियस कराना चाहते हैं अपने आप, तो एमार्फस ऐसे मतलब जो आपका ये एमार्फस से क्रिस्टलाइन का कन्वर्जन है, एमार्फस से जो क्रिस्टलाइन का कन्वर्जन है ना, ये मतलब आपका बहुत स्लो प्रोसेस होता है। एमार्फस से क्रिस्टलाइन का कन्वर्जन जो होता है ये क्या होता है तुम्हारा जो है स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो अब स्लो प्रोसेस जैसे देखो, इसका एग्जांपल आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताया था कि जैसे आपके पास ग्लास होता है, तो जैसे जैसे ग्लास रख दो आप, तो ग्लास में क्या होगा, धीरे धीरे वो जो है आपका ट्रांसपेरेंट से क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, मार्बल से क्रिस्टलाइन की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर आपको बताया था, इसके लिए अगर मुझे एग्जांपल में बताना है, तो जैसे सिलिका होती है ना, SiO2, तो सिलिका जो होती है ये आपसे पूछे कि क्रिस्टलाइज कैसे होता है, ठीक ना, तो ये क्रिस्टलाइज होता है एज क्वार्ट्ज। कैसे जैसा होता है क्रिस्टलाइज? ये क्वार्ट्ज जैसा। बात क्लियर हो गई। और फिर देखना ध्यान से, जब ये क्वार्ट्ज जैसा जो है क्रिस्टलाइज होता है तो स्ट्रक्चर होती है SiO4 पे 4-, ठीक है ना, यानी इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल। तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखते रहना, ये यहाँ तक आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और यहाँ तक की नोट्स भी आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहां पे इसको कॉपी कर लिए होंगे और अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सॉलिड को, ठीक है, देखो एक क्लासिफिकेशन हो गया था, अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, याद करिए, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वाला जो है क्लासिफिकेशन हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग ए क्लासिफिकेशन हो गया था सॉलिड का, अब हेडिंग बनाते हैं बी क्लासिफिकेशन। और बी क्लासिफिकेशन देखो किस पे है, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, जो भी तुम्हारे पास, ये देखो ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड, अच्छे से दिमाग में रखे रहो, या और करके लिख दिया जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं कि सॉलिड कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। तो आपको देखो मैंने ट्रिक बताई थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो पहले जो है ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक ना। ट्रिक क्या था बोलो? इंडियन क्रिकेट मैच कहाँ होगा, मोहाली में या मुंबई में, ठीक ना। जो है आप मोहाली याद कर लो, चाहे आप मुंबई याद कर लो, जो आपको अच्छा लगे। इंडियन क्रिकेट मैच कहाँ होगा? मुंबई में। मतलब ये देखो, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के आपके सॉलिड हो गए। और फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया था आपने, ठीक ना। और वो क्लासिफिकेशन आपको अगर याद हो तो क्या था, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसमें क्या था, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब हम लोग एक एक हेडिंग बना के जरा पढ़ते हैं। तो इसमें का जो फर्स्ट है उसको मैं पॉइंट ए करके लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक सॉलिड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेटेलिक सॉलिड। अच्छे से दिमाग में सारे सॉलिड के बारे में रखते रहना, क्योंकि आपसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको ऐसे एक दे देगा जो है कंपाउंड और पूछेगा बताओ जरा ये कौन सा सॉलिड है, मेटेलिक है, कोवैलेंट है, नेटवर्क है, इस टाइप की चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है ना। तो मेटेलिक सॉलिड का अगर मैं एग्जाम्पल पहले बोलूं तो जितनी भी मेटल है सब आपका मेटेलिक सॉलिड है। जैसे देखो कौन कौन से, देखो सिल्वर है,
है ना, गोल्ड है, कॉपर है ना, इस टाइप के सिल्वर, गोल्ड, कॉपर है ना, जिंक है, बासरी में बहुत सारे मेटल है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे सारे एग्जाम्पल। अब देखना ध्यान से, इसके जैसे मतलब जो टाइप ऑफ सॉलिड है उसमें पढ़ना क्या है, एक तो एग्जाम्पल पढ़ना है और दूसरा उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स है मतलब कैसे वो बनते हैं, इस चीज के बारे में हमें अच्छे से डील करना है, ठीक है ना। तो अब देखना जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ना, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, उसके बनने के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, यानी जो है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो होता है तुम्हारा मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होती है देखो ध्यान से, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए और वो है तुम्हारा मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे लिए, मेटेलिक बॉन्डिंग, अच्छे से याद रखे रहना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है बताइए, सोच लीजिए जरा, है ना, और कुछ भी जो है यहाँ बता रहा हूँ, अच्छी वाली डेफिनेशन थोड़ा आपको याद रखिएगा ऐसे। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है देखना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अच्छे से दिमाग में रखे रहना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दिमाग में छापते रहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बोलो, बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक ना, किसके किसके बीच का अट्रैक्शन होता है ये, बोलो, बिटवीन कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, अच्छे से दिमाग में रखते रहो, ठीक ना, कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आप छाप लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से कि फिर उसके बाद अभी दो टर्म मिल गया आपको, कर्नेल और क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होती है कर्नेल और क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम आपको सिखा देते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल करके मैं बोलूं, तुम्हारे पास जो सोडियम है देखना ध्यान से, अब सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो 1s2 2s2 और क्या हो गया देखो 2p6 और क्या हो गया देखो 3s1, 11 हो गया ना। तो अब देखना ध्यान से, ये वाला जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और एक जैसे तुमसे पूछे व्हाट इज द कोर इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बाकी जो चीजें बची हुई हैं, ये पूरी चीजें किसमें आ जाएंगी, कर्नेल में। ये पूरी चीजें किसमें चली जाएंगी, ये पूरा चीज किसमें हो जाएगा, देखो यही है कर्नेल तुम्हारा, ठीक ना। और करके देखो ऐसे समझो, जैसे सोडियम है, अब सोडियम अगर आप ब्रेक करो तो देखो क्या हो गया Na+ और क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, बोलो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो केटायनिक पार्ट बचा हुआ है, यही पार्ट आपका क्या हो गया, देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो आपका मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखना जैसे होता है एक्चुअली क्या है कि जैसे तुम्हारे पास मान लो मैं सोडियम का क्रिस्टल ले लूं, सोडियम का जो है, सोडियम के जो आपके कर्नेल है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये जरा ध्यान से देखना। तो जैसे देखो इसको मैं स्टार बना के बना दूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम है ना, तो Na+, अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारा Na+ होगा और ये आपका कर्नेल है, देखो ध्यान से। और जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के बीच में कहीं देखो इनबिल्ट रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा कोर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को देखो इसके साथ में भी अट्रैक्शन फोर्स, इसके साथ में भी अट्रैक्शन फोर्स, इसके साथ में अट्रैक्शन फोर्स और इसके साथ में भी अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोला करते हैं, बोलो मेटेलिक बॉन्ड। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे वर्ड भी लगा देता हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब ध्यान में रखे रहना, मुझे अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछे कि किसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, कौन से बहुत सारे मेटेलिक मेटल हैं जो मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, तो आपसे पूछे कि किसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो हमेशा याद रखे रहना, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने में। तो जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, बोलो याद करिए, कुछ आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बोलो, ठीक है, नंबर ऑफ, अच्छे से याद रखे रहिएगा, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, जिसके
उसके पास जितने ज्यादा कोर इलेक्ट्रॉन होंगे उस मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कोर इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये आपको मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से, मेटेलिक सॉलिड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे सॉलिड जो मेटेलिक, जो जिसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है मेटेलिक बॉन्ड, उसी सॉलिड में क्या बनते हैं, अब वो सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं। या मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्डिंग होना जरूरी है। जो भी आप जैसा चाहें वैसा आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सॉलिड। तो सेकेंड सॉलिड है तुम्हारा, ठीक ना, आयनिक सॉलिड। एक एक पढ़ते रहते हैं और सब समझते रहते हैं। आज इसकी जो है, इसका सीट आज आपको लिंक में मिल जाएगा आज के लेक्चर में। तो प्लीज वो आप जो है होमवर्क टाइप का 5-6 क्वेश्चन है, उसको आप आज ही ट्राई कर लीजिएगा और जो है उसके आंसर भी आप लिंक में भेज दीजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना। ये है आपका नेक्स्ट सॉलिड हम लोग पढ़ते हैं और वो है आपका आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट सॉलिड अपना बोलो क्या है, आयनिक सॉलिड, दिमाग में छापो। नेक्स्ट सॉलिड अपना क्या है, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड देखो क्या होते हैं, इसकी बात की जाए, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। तो अब देखो नाम ही आयनिक सॉलिड, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई इसके फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। बहुत सारे एग्जांपल में, पहले एग्जांपल लिख दिया जाए। जैसे एग्जांपल है तुम्हारे पास NaCl, कोई प्रॉब्लम नहीं, आयनिक कंपाउंड होता है, जानते हैं या, ठीक ना। अगला है तुम्हारा, मान लो देखो K2SO4, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चले जाइए। अगला देख लीजिए आपका MgSO4, ठीक है ना। अपना और लिख लीजिए CaSO4, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल में है। तो अब देखो जो NaCl है, आप देखो ध्यान से इसके फॉर्मेशन में Na+ और क्या हो गया Cl-। ऐसे तुम्हारा K2SO4 है तो ये क्या हो गया 2K+ और क्या हो गया देखो SO4 पे 2-। MgSO4 है तो ये क्या हो गया देखो Mg2+ और क्या हो गया तुम्हारे पास SO4 पे 2-। अगला देखो तुम्हारे पास CaSO4 है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca2+ और क्या हो जाएगा देखो SO4 पे 2-। बस नहीं, तो ये बहुत सारे एग्जांपल है, इसके बाद में एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ। तो अब देखना ध्यान से, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है तुम्हारा, देखो आयनिक बॉन्ड। वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, देखो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, आयनिक बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है आप ये भी जानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो किसके किसके बीच का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, ठीक है ना, किसके किसके बीच का होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो केटायन एंड एनायन, ठीक है ना, केटायन एंड एनायन, ठीक है। तो केटायन और एनायन के बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब बॉन्डिंग की कॉपी थोड़ी पलट लीजिएगा, आप लोग वहां पढ़े होंगे हाउ टू डिसाइड आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर सॉलिड जैसे ये दे दे, बोले इसमें सबसे अच्छा आयनिक सॉलिड कौन सा है, तो जिस भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो अच्छा आयनिक सॉलिड होता है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बात और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड होते हैं आयनिक सॉलिड, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, देखो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, हाई होता है। सॉलिड, आयनिक सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, बोलो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसकी ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गर पैकिंग होती है और इस पैकिंग को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट सॉलिड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये सॉलिड है अपना देखो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि नेटवर्क सॉलिड, देखो तुम्हें अगर एग्जांपल देखो ग्रेफाइट, डायमंड, इन दोनों की स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे जानते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो 3D नेटवर्क होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, जैसे देखो आयनिक कंपाउंड का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और कोवैलेंट में भी आप पढ़ रहे हैं
कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, तो आप कैसे बताएंगे दोनों में डिफरेंस? तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन है वो क्या है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये जेंट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत ही मतलब पैकिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये अच्छे से याद रखे रहना है कि आपको, ठीक है ना, कि जब भी पूछे कि कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो उसके रीजन में अपने को क्या लिखना है, क्योंकि ये जेंट मॉलिक्यूल होते हैं और 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। बाकी आप बहुत अच्छे जानते ही हैं सब कुछ, ठीक है ना। जैसे आपने जो है एग्जाम, जैसे ग्रेफाइट आपने पढ़ा होगा, है ना, तो ग्रेफाइट वाला जो कार्बन होता है ना, आपसे ये पूछिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक, ग्रेफाइट का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और डायमंड वाला जो कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जो डायमंड वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जो ग्रेफाइट वाला कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो है आपका sp2। अच्छे से याद रखे रहना, डायमंड वाले का क्या होता है sp3 और ग्रेफाइट वाले का क्या होता है sp2। क्लियर हो गया ना। तो ये ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है आपकी याद हो, सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, दो लेयर के बीच में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी होती है। और डायमंड होता है, ठीक ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। आप स्ट्रक्चर याद कर लेना, एनसीईआरटी पी ब्लॉक देख लेना आप क्लास 11th वाला, तो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और वहां पे एक चीज आपको और पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना, डैंगलिंग बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्लास 11th अच्छे से खोल लीजिएगा, कार्बन फैमिली, है ना, और उसमें थोड़ा आप या बॉन्डिंग वाले चैप्टर से डैंगलिंग बॉन्डिंग, ठीक है ना, तो क्या होते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स, अच्छे से इसको जरा खोज के पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आपकी ये बॉन्डिंग के भी एक टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका जो फोर्थ सॉलिड है, यानी लास्ट वाला जो सॉलिड है उससे हम लोग पहुंच गए। तो फोर्थ सॉलिड अब कौन सा बचा है, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको मैंने बताया भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिकली 3 टाइप के, कौन कौन से हो गए बोलो मॉलिक्यूलर सॉलिड में। एक कौन सा था तुम्हारा पोलर, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक क्या था तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक क्या था तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो फोर्थ टाइप का जो सॉलिड है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो है अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। वो अपना सॉलिड कौन सा है, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिसके पार्टिसिपेशन में, जैसे देखो मतलब एग्जांपल अगर लिखा जाए तो इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जो मॉलिक्यूल से बने, जैसे पोलर पोलर के मॉलिक्यूल के बीच का मॉलिक्यूल सॉलिड हो, नॉन पोलर का सॉलिड हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये आपके 3 टाइप से बेसिकली क्लासिफाई कर दूं मैं, ठीक है ना। एक कौन सा होती है, यहाँ पे एबीसी करके लिख रहा हूँ, स्मॉल ABC, तो अब ये अलग से भी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। और देखना मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो रिस्पॉन्सिबल जो है पैरामीटर है, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है तुम्हारा वॉन डेर वाल फोर्स। वो कौन सा है तुम्हारा वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है। और एंड बोलो कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छे से याद रखो, ये 2 पैरामीटर हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 फोर्स हैं जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को बनाते हैं। एक तो वॉन डेर वाल फोर्स और दूसरा क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूलर सॉलिड बनने के लिए, वॉन डेर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसी में वॉन डेर वाल फोर्स भी बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, ठीक है ना। तो वहां से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तो एक हो गया तुम्हारा पोलर, है ना, और तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फिर देखना ध्यान से, लास्ट है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना, या हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिमाग में इसको बहुत अच्छे से रखे रहिएगा। तो अब इसमें हम लोग एक एक सॉलिड को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। इसके एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, देखो HCl पोलर मॉलिक्यूल, है ना, और ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाए। अगला देखो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब बोले कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए क्या फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो डाइपोल होता है। तो डाइपोल और डाइपोल का जो इंटरेक्शन है बात समझ में, इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्स कौन सा होता है तुम्हारा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
अब इंटरेक्शन वर्ड इसलिए लिख रहा हूं, आपको जो है बहुत पहले बताया था सोल्यूशन वाले चैप्टर में, इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में रखे रहना है। इंटरेक्शन मतलब दोनों होता है, ये फोर्स बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बताता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बताता है, या ऑब्लिक करके ये क्या बताएगा, देखो रिपल्सन भी बताएगा, अच्छे से दिमाग में इसको छापते रहिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिपेंड अपॉन, अच्छे से याद रखिए रहिएगा, डिपेंड्स ऑन, बोलो, ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का कैसा ओरिएंटेशन है उसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे तुम्हें एग्जांपल में मैं दिखा दूं, ठीक है ना, जैसे देखो HCl है, एक मॉलिक्यूल मान लो HCl कैसा है और दूसरा वाला मॉलिक्यूल HCl कैसा है, मतलब देखो ये डाइपोल है, ये देखना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यहाँ देखो ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो, ठीक है ना, एंड, ठीक है ना, अगर मान लो तुम्हारे पास यही HCl का अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, HCl और ClH, ठीक है ना, कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब एक डाइपोल देखो ये प्लस ये माइनस, यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस, तो अब देखो सेम पोलैरिटी आ गई, तो सेम पोलैरिटी के बीच में क्या होता है, बोलो, रिपल्सन होता है। इसीलिए सबसे अच्छा वर्ड जो है इसके लिए क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन सा हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। फिर इसके लिए कुछ और बातें हैं जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगली बात याद रखे रहना, देखो जो डाइपोल मतलब जो पोलर मॉलिक्यूलर तुम्हारे सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना। जो भी तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक ना, सॉलिड, पहली बात कैसे लिख दिया जाए, देखो सॉफ्ट होते हैं, ठीक ना, हार्ड नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। कैसे होते हैं तुम्हारे ये, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, दिमाग में छापते रहना। सॉफ्ट सॉलिड कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉफ्ट सॉलिड कौन से होते हैं तुम्हारे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड होते हैं विथ, ऐसे लिख दिया जाए, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, ये भी दिमाग में रखे रहना, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो एंड, है ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अच्छे से ध्यान में रखते रहना। तो ये आपसे पूछता है कि किस सॉलिड का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम होता है, तो अब आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, किसकी कम होती है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, ठीक है ना, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखो नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट सॉलिड पढ़ते हैं तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या होते हैं इसकी कहानी देखी जाए, ठीक है ना। तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तुम्हें पहले से देखो नॉन पोलर कंपाउंड होना चाहिए, तो इसका पहले एग्जांपल लिख लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, ठीक है, सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सुना होगा आपने, सॉलिड CO2, इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को अपन क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है ना। और बोलिए चला, तो यहाँ पे देखते और चलते रहिए, बोलते रहिए, क्या हो जाएगा, CO2 के बाद क्या हो गया, CH4, ठीक है ना। और बताइए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होना चाहिए, पहली कंडीशन यही है, ठीक ना। अगला देखो ध्यान से, क्या हो गया, बेरिलियम क्लोराइड BaCl2। और बोलिए चलिए जल्दी जल्दी बोलो, सल्फर एसिड, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा नॉन पोलर ही है, बोलो P4, है ना, ये भी तुम्हारा नॉन पोलर है, सेम टाइप का बॉन्डिंग है। देखो I2 यानी आयोडीन भी तुम्हारा नॉन पोलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लोरीन तुम्हारी नॉन पोलर है, ठीक है ना। और बताइए, ठीक ना, क्लोरीन के बाद और बताइए, ठीक है ना, बोलिए और कुछ नॉन पोलर है तो और लिख दिया जाए। नेफ्थलीन हो गया, ठीक ना, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा नेफ्थलीन। तो ये तो हो गए बहुत सारे एग्जांपल, और लास्ट में लिख देता हूँ एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो बोलो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर इंटरेक्शन, अच्छे से याद रखे रहना। नॉन पोलर और नॉन पोलर जो इंटरेक्शन है यही आपका रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसके बीच में नॉन पोलर इंटरेक्शन होगा, इसी मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। अब जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं यहाँ इसका पॉइंट लिख दिया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज के लिए हो जाएगा ये।
तो ये क्या होता है, देखो सॉफ्ट सॉलिड ये भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, दिमाग में रहना चाहिए। ये सात जो है सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। और क्या होता है देखना, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो डाइपोल डाइपोल में इंटरेक्शन थोड़ा था प्लस माइनस में, यहाँ तो सब नॉन पोलर ही है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, अभी देखा जाएगा। तो वहां पे देखो क्या लिखा था मैंने, लो मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ क्या लिख रखता हूं मैं, यहाँ लिखूंगा वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखूंगा, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, अच्छे से इसको दिमाग में रखे रहना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट अगर लो है तो हेंस क्या लिख सकता हूं मैं, हेंस बोलो लो इंथैल्पी, क्या बोलो, इंथैल्पी ऑफ डिफ्यूजन, अच्छे से याद रखे रहना, लो इंथैल्पी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो ये है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखो लास्ट वाला बचा हुआ है और वो है अपना हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना जो सॉलिड है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सॉलिड की बात अब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट सॉलिड है अपना सी टाइप का, वो है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड जो भी आप लिखिए। तो अब देखना हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड नाम से ही पता है आपको, है ना। इसके एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले देखो आइस, ठीक है ना, समझ में आइस आपने पढ़ा होगा, याद करिए, ठीक ना। आइस हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपके और कुछ बताइए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जैसे ग्लूकोज भी तुम्हारा सॉलिड होता है ना, तो ग्लूकोज भी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इसी वजह से ये सॉलिड होता है, ग्लूकोज एक्सेट्रा बहुत सारे लिख दिए मैंने, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज और आइस की और याद रखो, तुम्हें शायद पता होगा या जो है नोट करके या टिक करके मैं बता दूं, बाकी भी रिवर्स करके आता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जो वाटर है ना H2O, तो H2O तीनों फेज में रहता है, लिक्विड भी रहता है, H2O लिक्विड भी रहता है, ठीक है, H2O सॉलिड भी रहता है, H2O गैस भी रहता है। तो थोड़ा ऑर्डर से लिखता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। तो H2O देखो अगर सॉलिड रहता है तो सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ठीक है ना। H2O लिक्विड, ठीक है ना, H2O क्या हो गया लिक्विड, और H2O क्या हो गया तुम्हारा गैसेस यानी वाटर वेपर, बस में। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर होते हैं, ठीक ना, आपसे पूछूं मैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं आइस में, तुमसे पूछूं मैं हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड में कितने बनते हैं, वाटर में, ठीक है ना। और फिर आपसे पूछे कि वाटर वेपर में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं, तो क्या आंसर मारेंगे, ठीक ना। आंसर हो जाएगा आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं 4, लिक्विड में कितने बनते हैं 0, ठीक है ना, और गैसेस में लिक्विड में कितने बनते हैं 2, और गैसेस में कितने बनते हैं 0। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना, वाटर अगर सॉलिड के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए 4, लिक्विड में कितना बनता है 2, और गैसेस में कितना होता है 0। इसको ऐसे याद रखे रहना। देखो ये क्या है, सॉलिड के लिए है, लिक्विड के लिए है गैस, वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो क्या हो गया, सलमान खान गया 420 के केस में, देखो सल्लू भाई गया किसमें 420 के केस में, ऐसे याद रखते रहिएगा, ठीक ना। देखो सल्लू भाई गया 420 के केस में। तो वाटर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड है जो आपको याद रखे रहना है। सॉलिड में अगर वाटर सॉलिड यानी आइस है तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, लिक्विड है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गैसेस है तो 0 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ठीक ना। इसके लिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है तुम्हारा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, तो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर सबसे कंपेयर किया जाए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग आते हैं जरा, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखना पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो इन सब में अगर बोले सबसे हार्डर कौन होता है, तो सबसे हार्डर कौन सा होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको यहाँ ले लिया जाए, तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड होता है हार्डर देन, ठीक है ना, स्मॉल ए एंड बी। आप समझ गए होंगे, स्मॉल ए एंड बी मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। एंड, ठीक है ना, एंड क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, बहुत कम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही रहता है लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड अब लो मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो आपको अच्छे से पता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो क्या हो जाएगा, लो इंथैल्पी ऑफ जो है फ्यूजन। अच्छे से दिमाग में इसको छाप लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये थे आपके क्राइटेरिया सॉलिड के क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन कितने टाइप से मैंने किए थे,
दो टाइप के, एक बेस्ड ऑन नेचर और दूसरा किया था बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेचर के बेसिस में दो टाइप का, एक एमार्फस और क्रिस्टलाइन, है ना। और एमार्फस क्रिस्टलाइन में आपको बहुत अच्छे से दो प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी तो आइसोट्रॉपिक, और अगर डिफरेंट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एन आइसोट्रॉपिक। तो आपको मैंने बोला भी था, अच्छे से सिखाया भी था कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और जो एमार्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। और कैसे होते हैं, कैसे प्रॉपर्टी, ये पूरी कहानी आपको मैंने वहां पढ़ाई थी। और फिर आज के लेक्चर में देखो हमने बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, है ना। तो इसके लिए ट्रिक आपको बताई थी क्या, इंडियन क्रिकेट मैच कहाँ, मुंबई में। चाहे ऐसे याद करिए, ये इंडियन क्रिकेट मैच कहाँ होगा, मोहाली में, ठीक है ना। और कैसे मैच होगा, तो ये मैच आज खेल रहे थे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, देखो सबसे पहले आपको पढ़ाया था मैंने मेटेलिक सॉलिड। फिर मेटेलिक सॉलिड की बातें दिमाग में गूंज रही है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, ठीक ना। और क्या होना चाहिए बोलो, कोर इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगता है तो उसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। कोर क्या होती है, कर्नेल क्या होती है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद की चीजें, आयनिक सॉलिड, फिर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर कोवैलेंट सॉलिड, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अगले पार्ट से हमें जो सॉलिड है ना, आप देखना ध्यान से, सॉलिड में जो चैप्टर है इसको जब एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। और वो सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एडवांस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी बहुत चीजें हमें इसके एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अगले टॉपिक में हम लोग जो अपने को एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम लोग, ठीक है ना, जो आपका सॉलिड स्टेट था उसमें जो है क्लासिफिकेशन हो गया था, कुछ चीजें और पढ़नी थी बेसिक वाली चीजें, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब देखो ध्यान से, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से। तो पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, दिमाग अतन देखो, ऐसा मत जोड़ना है कि पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब ऐसा सॉलिड में बहुत सारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वैसी बात नहीं है। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं कि ऐसे सॉलिड, ठीक है, जिसका जो अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ बोथ क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस आर कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें दोनों स्ट्रक्चर होती है, यानी दोनों का कैरेक्टर होता है, ऐसे समझ लीजिए आप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे एग्जांपल है तुम्हारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम देखो मैंने मेटल वाले सॉलिड में एग्जांपल नहीं लिखा था इसलिए, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, एल्युमिनियम है, स्टील है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इसको पॉलीक्रिस्टलाइन कैसे बोल दिए, तो होता क्या है, इसमें जो है इनके पास रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो रैंडमली कहीं भी अरेंज हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे सॉलिड को अब रैंडमली अगर अरेंज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कहीं भी चले जाएंगे। अब जब ऑर्डरली अरेंज थे तो क्रिस्टलाइन थे, रैंडमली अरेंज थे तो क्या थे, एमार्फस थे। तो इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है तो 3D नेटवर्क हुआ, तो मतलब एक नेटवर्क अगर बन गया तो क्रिस्टलाइन ही था जिसमें नेटवर्क बन गया, इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, और बाकी एमार्फस में स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड बिटवीन, अच्छे से याद रखे रहना, सॉलिड बिटवीन, दिमाग में रखे रहना, सॉलिड विच है, वैसे लिख दिया जाए, सॉलिड विच है, अच्छे से याद रखो, सॉलिड विच है बोथ, अच्छे से याद रखे रहना, बोथ स्ट्रक्चर, ऐसे याद रखो, सॉलिड विच है बोथ स्ट्रक्चर, सॉलिड विच है बोथ